नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है 10 चैप्टर 10 क्वेश्चन सीरीज के अंदर, वो साधारण ब्याज को देखेंगे। साधारण ब्याज से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आज हल करा दिए जाएंगे, और उनमें से जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वे सभी क्वेश्चन भी इसी के तहत आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक दो लोगों के कमेंट्स में शामिल करना चाहूँगा। भाई कुछ लोगों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि आप जो है क्वेश्चन कम करा रहे हो, 10 क्वेश्चन नहीं आप 20 क्वेश्चन कराइए। तो भाई उनके लिए एक बात बताऊं, सबसे पहले तो अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, 2 वीडियो ही आप लोगों को बनाई, एक तो टाइम एंड वर्क की, एक और अनुपात समानुपात की। दोनों वीडियो उठाकर देख लो, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन ना मिले तो मैं कल को ही साइट बंद कर दूंगा। ठीक है ना। दूसरी बात, मैं अभी ज़्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं शामिल कर रहा भाई, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे ही तो बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ही 20 क्वेश्चन रख दूं और फिर ऐसा होगा, मतलब कुछ लोगों का मैथ्स तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो सभी को देखकर चलना पड़ता है ना। अब मान लो 10 क्वेश्चन से मैं धीरे धीरे आपको कराना शुरू करूंगा, तभी तो आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी कम है और कम समय लगता है करने में। तो जैसे जैसे आप में इंप्रूवमेंट आता रहेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ती रहेगी, आप देखोगे। हाँ, ये बात अलग है कि कोई चैप्टर इतना छोटा है कि जिसमें से मतलब 10 से ज़्यादा टाइप बनते ही नहीं उस चैप्टर में से, तो उसमें से मैं 10 से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से करा दूँ आपको, ये बताओ। अब आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे अभी तक, वे सभी हर एक टाइप के क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उस चैप्टर में से, वे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे क्वेश्चन को इंक्रीज करेंगे। मैं वो बात जानता हूं कि आप लोग क्यों कह रहे हो इस चीज को। आज के सेट में आपको और कुछ नई चीजें जानने को मिलेंगी कि 5400 रुपए की राशि 8% की दर से साधारण ब्याज पर दी जाती है। सबसे पहले एक बात बता दूं, जो भी राशि आप किसी दर पर देते हो ना, वो आपके प्रिंसिपल अर्थात मूलधन होती है। मूलधन को ही आप किसी को ब्याज पर देते हो। ठीक है, 8% की दर से दी गई है, अर्थात ये आपके रेट होगी, यानी कि दर हो गया। साधारण ब्याज पर राशि दी गई है और कितने साल की दी गई है। यदि 5 साल बाद राशि निकाली गई और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई, तो बची हुई राशि ज्ञात करें। तो आपको सीधी सीधी 3 चीज निकाल के रखनी है। पहले बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, कुछ लोगों की बेसिक से बताने की भी डिमांड आ रही थी कि हम मैथ्स में बिल्कुल जीरो हैं, तो हमें थोड़ा और डिटेल में बताया जाए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी राशि तुम किसी को दोगे, किसी को उधार दोगे या किसी को ब्याज पर दोगे, वो हमेशा तुम्हारी पी अर्थात मूलधन होगी। ठीक है ना। तो मूलधन इसमें क्या हो जाता है, 5400 रुपये। ठीक। इसके बाद दर कितनी है आपकी, दर यानी कि रेट है आपका 8%। इसके बाद कितने साल के लिए आपने राशि दी, आपने अभी देखा 5 साल बाद राशि निकाल रहा है, अर्थात 5 साल तक तो उसने दी है ना वो राशि किसी ना किसी को। ये 5400 रुपये 5 साल के लिए उसने दे दिए किसी को। तो 5400 रुपये जब 5 साल के लिए दिए, तो 5 साल बाद जब वो वापस लेगा तो उसे उसका ब्याज भी तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वरना वो देता ही क्यों। अगर उसे ब्याज का लालच ना होता तो वो पैसे देता ही क्यों उसे। ठीक है ना। तो टाइम जो है अर्थात समय जो है वो आपका हो जाता है यहाँ पर 5 साल। ठीक। अब इसमें निकालना क्या है आपको, इसमें आपको पहले साधारण ब्याज निकालना है आराम से। साधारण ब्याज जो होगा इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, वो होगा PRT/100। P यानी कि मूलधन, R यानी कि दर और T यानी कि समय। ठीक है ना। मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपने 9th 10th 11th 12th चारों क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक। तो इसमें बस वैल्यू रखनी शुरू कर दो और कुछ भी नहीं करना। 5400 गुणा R हो गया 8%, T हो गया आपका 5 साल के लिए और 100, और यहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट लिख दो। ठीक। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट दो और इनके गुणा कर दो, बस सीधी आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज यानी कि 8 पंजे 40 और 54 की गुणा जब आप 40 से करते हो तो आपका 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, अर्थात 2160 रुपये आपका साधारण ब्याज आया। लेकिन ये तो अभी आपका ब्याज ही आया है। 5 साल बाद ऐसा थोड़ी ना है कि आप उससे केवल ब्याज लोगे और कहोगे जाओ भाई अब तेरी छुट्टी, तेरा हिसाब क्लियर हो गया। नहीं, आप भाई जितने पैसे दिए हैं आपने वे तो लोगे ही, जो आपका मूल है वो तो सबसे पहले लोगे। तो यानी कि आपने 5 साल बाद उससे 5400 रुपये लिए प्लस 2160 रुपये लिए, तो कितने रुपए आपने 5 साल बाद ले लिए, तो 0 6 5 और 2 7, अर्थात 7560 रुपये आपने 5 साल बाद ले लिए। तो ये जो 7560 रुपये आया, ये आपका क्या आया, ये चीज आई आपकी मिश्र धन। अर्थात जब आप मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ देते हो ना, तो आपका मिश्र धन निकल के आता है। यहाँ से ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मिश्र धन बराबर, अर्थात ए जिसे कहते हैं वो होता है आपका मूलधन माइनस वो मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। इस फॉर्मूले को आप अपने नोट कर लेना, ये आगे काम आने वाला है। ठीक है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ से आपकी टोटल राशि निकल कर आ जाती है कि टोटल राशि उसको 5 साल बाद कितनी मिली।
टोटल राशि उसको मिली 7,560 रुपये। ठीक, उसने क्या कहा, 5 साल बाद निकाली गई राशि और कुल राशि की आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई। यानी कि कुल राशि तो आपके पास इतनी है जो कि आपने 5 साल बाद निकाली है, इसकी आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी गई। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ शेयर बाजार में निवेश कितनी करी गई, तो 7,560 बटे 2, तो कितना आया, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 बटे 16 और 0 की 0, अर्थात 3780 रुपये आपने शेयर बाजार में निवेश कर दिए। वो पूछ रहा है बची हुई राशि ज्ञात करो, अर्थात कितनी राशि बची होगी। भाई जब आधी राशि यहाँ निवेश कर दी तो आधी तो बची होगी, तो शेष जो राशि बची है वो बची है आपकी 3780 रुपये। ठीक, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक बार से और आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या इसमें कहा गया था। 5400 रुपये की राशि थी, 8% की साधारण ब्याज पर दी जानी थी और 5 साल बाद निकाली जानी थी, यानी कि 5 साल बाद वापस लेनी थी। तो कुल राशि की आधी राशि उसने शेयर बाजार में निवेश कर दी, तो बची हुई राशि ज्ञात करो। आपका मूलधन था 5400, दर थी 8% और समय था आपका 5 साल का। साधारण ब्याज जैसे ही इस फॉर्मूले में मान रख के निकाला तो आपका साधारण ब्याज आया 2160 रुपये। ठीक, आपने 5 साल बाद उससे कितने पैसे लिए होंगे, एक तो 5400 भी लिए होंगे और ये ब्याज भी लिया होगा, तो कुल मिलाकर आपने 7560 रुपये उससे लिए। तो 7560 जब आपने उससे लिए, इन टोटल राशि की आधी राशि आपने शेयर बाजार में निवेश कर दी। देखो ये कहाँ है ना, शेयर बाजार में निवेश कर दी, कुल राशि की आधी राशि, तो यानी कि 3780 रुपये आपने निवेश कर दिए, आधी राशि निवेश किया है, तो आधी तो आपके पास बची होगी, यानी कि 3780 रुपये आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। कमेंट करके बताओ आज का क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आज मैं थोड़ा और डिटेल से बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ जिससे हर उस बच्चे की भी समझ में आ जाए जिसका मैथ्स बिल्कुल जीरो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है और काफ़ी बार मिला भी है एग्जाम में, क्योंकि उसमें पूरा साल ना देकर महीने से पूछ लेता है कि भाई 6 महीने का ब्याज बताओ या 2 महीने का ब्याज बताओ या 9 महीने का ब्याज बताओ। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का सीधा सा तरीका है, कुछ नहीं करना, पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि मूलधन कौन सा है, दर कौन सा है और समय कौन सी है। तो मैंने क्या बताया, जो भी राशि आप किसी को ब्याज पर देते हो, किसी दर पर ही देते हो ना, तो वही चीज़ आपकी मूलधन होती है। यहाँ क्वेश्चन को पढ़ो पहले, 7200 रुपये के मूलधन पर, इसने तो पहले ही बता दिया ये चीज़ मूलधन है, 9 माह के लिए 50/3% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। अर्थात ये पूछना चाह रहा है आपसे, पी आपका 7200 हो गया, ठीक, आर आपका जो है 50/3 हो गया और जी टी आपका जो है वो 9 माह हो गया। इस बार पहले आपने देखा हो तो समय जो है साल में दिया हुआ था यहाँ पे, और इस बार क्वेश्चन में समय आपको महीने में दिया हुआ है, तो यानी कि आपको इसे पहले साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, जो का तू रहने दो, भी मैं बताऊंगा जहाँ जैसे भी जो भी चीज़ कन्वर्ट होगी। सबसे पहले इसमें आपको ब्याज ही निकालना है जो कि ये पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय, अर्थात PRT/100। ठीक, पी आपका क्या है, पी है आपका 7200, आर क्या है 50/3, टी क्या है 9, अर्थात 9 माह। तो अब इस 9 माह को हम साल में कैसे बदलेंगे, अपॉन में 100 भी तो है, पहले तो ये लोग, अब इस 9 माह को हम साल में बदलना है, तो इसे बस सीधा 12 से डिवाइड कर दो और कुछ नहीं करना। ये 12 से डिवाइड यहीं करना, यहाँ करोगे तो आपको यहाँ भूल लगेगी, वैसे अगर यहाँ करोगे जब भी सही है, सही दोनों तरीके से है, लेकिन आपको भूल नहीं लगेगी अगर आप यहीं पे 12 से डिवाइड करते हो उसे। बस अब और कुछ भी नहीं करना, काटना शुरू कर दो, 2 0 से 2 0 गई, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 4 से 18 बार कट गया, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, अर्थात 900 रुपये जो है उसका ब्याज आ गया 7200 रुपये पर। ठीक है, 9 महीने के अंदर उसे 7200 रुपये पर 900 रुपये ब्याज मिला 50/3% की दर से। ठीक, बस यही इसका आंसर है, यही पूछना चाह रहा था। एक बार क्वेश्चन फिर दोबारा से बता देता हूँ, 7200 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो मूलधन आपका 7200 था, टाइम आपका 9 महीने का था और दर आपकी 50/3% थी। ठीक है ना, बस आपको सीधा सिंपल साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना था और आपका ब्याज निकल जाना था। यहाँ से ये कैलकुलेशन है, ये तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपनी जितनी मजबूत करोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी होगा आपसे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भाई, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार पूछा गया है अदर स्टेट के एग्जाम में भी और SSC के द्वारा भी। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आप एक ट्रिक भी लगा सकते हो, वो ट्रिक भी बताऊंगा और साथ के साथ इसका डिटेल मेथड क्या होता है वो भी बता के चलूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। यानी कि कोई राशि होगी उसके पास, हमें नहीं पता क्या है, वो कह रहा है कि उसे साधारण ब्याज पर उसने इन्वेस्ट करा और 8 वर्षों के लिए इन्वेस्ट करा, यानी कि 8 वर्षों के लिए किसी को दे दी वो राशि।
और 8 साल बाद जब उसने ली उससे वो दुगना मिली उसे, यानी कि अगर आज उसने 1 रुपया दिया किसी को ब्याज पर तो 8 साल बाद उसे 2 रुपये मिले। ठीक है, उसके कहने का मतलब ये है। तो कितने वर्ष में यह राशि अपने आप की 3 गुना हो जाएगी, यानी कि जितने रुपए उसने दिए थे उसकी 3 गुना कितने साल में हो जाएगी, वो ये पूछना चाह रहा है। सीधी सी बात है। तो आप इसे तो आप मुझमान्य भी कर सकते हो भाई, कोई राशि 8 साल में 2 गुनी हो रही है तो 3 गुना कितने साल में होगी, 3 गुना और 8 साल में हो जाएगी, यानी कि 16 साल में वो 3 गुना हो जाएगी। ये तो मुझमान्य भी होगा। लेकिन आप इसको कॉपी पर कैसे करोगे? कॉपी पर आप एक तो है इसकी ट्रिक करने की, तो सबसे पहले तो ट्रिक ही देख लो। ट्रिक क्या कहती है? वो कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, अर्थात 8 को यहाँ लिखो और जितने गुना हो रही है उसको यहाँ लिखो। ठीक है, यानी कि 2 गुना हो रही है, 2 लिख दिया। तो कितने वर्षों में यह राशि 3 गुना हो जाएगी? तो 3 गुना, यानी कि यहाँ 2 गुना थी तो गुना गुना वाले एक साइड और टाइम टाइम एक साइड। हमें पहले कहा 2 गुना हो जाती है तो 2 यहाँ लिख दिया, 3 गुना हो जाती है तो 3 यहाँ लिख दो। ठीक, लास्ट में ये क्या पूछ रहा है? कितने वर्षों में, अर्थात हमें तो वर्षों का तो पता ही करना है। मान लिया x वर्षों में होती है, बस करना क्या है, इसमें से एक घटाओ, इसमें से एक घटाओ। ठीक है, और कुछ नहीं करना। क्या बचा? 8/x बराबर 1/2। तो इसकी और इसकी गुना करो, x बराबर आपका 16 ही वर्ष आएगा, ध्यान रखना। तो ये तो थी ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। हो गया नहीं 2 ही सेकंड में, 2 ही सेकंड लगती है इस क्वेश्चन को करने में, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मुझबान नहीं कर दोगे अगर ढंग से प्रैक्टिस हुई है तो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। डिटेल सॉल्यूशन आपको जब समझ में आएगा इसका ढंग में, यदि आपका बेसिक क्लियर है साधारण ब्याज का। ठीक, अब ये कह रहा है कि सवाल को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो हमें नहीं पता वो राशि कितनी है, तो मान लो, माना राशि जो है वो आपकी x हो जाती है और समय आपको दे दिया, कितना दिया? समय दिया आपको 8 वर्ष। और कितने गुना हो रही है? 2 गुना। मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी हम किसी चीज को, जब भी हम किसी राशि को किसी समय के बाद वापस लेते हैं तो वो ब्याज के साथ वापस मिलती है, अर्थात जो हमें टोटल राशि मिलेगी वो मिश्र धन होगी। तो अर्थात आपका मिश्र धन जो है वो x का 2 गुना, यानी कि 2x हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो अभी आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था कि मिश्र धन जो होगा आपका वो मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बनेगा। बनेगा या नहीं मिलेगा? तो इसी फॉर्मूले की सहायता से आप यहाँ से ब्याज भी निकाल सकते हो अर्थात साधारण ब्याज भी निकाल सकते हो। तो ब्याज जो होगा आपका वो होगा मिश्र धन माइनस मूलधन, क्योंकि मिश्र धन इधर है तो मूलधन को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो मिश्र धन क्या है मेरा? मिश्र धन है मेरा 2x। तो मिश्र धन के नीचे मिश्र धन और मूलधन के नीचे मूलधन। तो ब्याज मेरा कितना है? अर्थात सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरा x रुपये। ठीक, अब देखो राशि भी x थी और x ही आपका ब्याज आया, इन दोनों से मिलकर ही तो मिश्र धन बना हुआ, यानी कि 1x ये है 1x ये है, तभी तो मिश्र धन 2x बना या नहीं बना? यहाँ से ये चीज सिद्ध हो जाती है कि अभी तक आपका सवाल जो है बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बस आपको सिंपल यहाँ से और कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आपको इसका रेट निकालना है कि किस दर पे वो राशि दी गई। आपको साधारण ब्याज का भी पता है, राशि भी आपने मान ली है और समय का भी आपको पता है। ठीक है ना? तो चलो निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर, मैं इस बार सीधा वैल्यू रख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता ही है। P आपका कितना है? x। R कितना है हमें निकालना ही है। T कितना है? 8 वर्ष जो कि इसने दिया था, और बटे 100। अब देखो इस x से तो ये x कट जाएगा, ठीक है ना? कट जाएगा भाई, इस x को इसके बटे में लाओगे क्योंकि ये गुणा में है इधर, तो ये कट जाएगा। मैंने यहीं से डायरेक्ट काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। ठीक है, अब जब ये 25 उधर जाएगा 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो R बराबर आपका क्या आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा आपका 25/2%। तो यानी कि दर जो है वो आपकी 25/2% आ गई, यानी कि आपने 25/2% की दर से x रुपये दिए थे 8 साल के लिए, जो कि आपके 8 साल बाद x ही रुपये ब्याज मिला है। तो कुल मिलाकर मिश्र धन आपका 2x हो जाता है। ठीक, अब ये पूछना चाह रहा है जो आपने राशि दी थी पहले 8 साल पहले, वो 3 गुना कितने साल में होगी? यानी कि मूलधन तो अभी भी आपका x ही है, यानी कि मूलधन तो अभी भी आपका x ही है। वो पूछ रहा है कि कितने साल में 3 गुना होगी, यानी कि पहले 2 गुना हो रही थी तो मिश्र धन आपका 2x था, इस बार 3 गुना हो रही है तो मिश्र धन आपका 3x होगा। तो जब यहाँ से आपने मिश्र धन और मूलधन का पता लग गया तो यहाँ से भी आप साधारण ब्याज निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? 3x माइनस x, जैसे यहाँ पे किया था मिश्र धन माइनस मूलधन 2x माइनस x, तो यहाँ से आपका जो साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 2x। ठीक है, 3x में से x घटाओगे 2x बचेगा। अब यहाँ से भी सिंपल यही काम करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। भाई साधारण ब्याज आपका 2x है, मूलधन आपका कितना है? x, दर कितनी है अभी निकाल ली है जो 25/2%, और गुणा यहाँ पे आपका कितना समय है? समय तो आपको निकालना ही है क्योंकि वो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में ये 3 गुना हो जाएगी। तो बस गुणा 100।
यही आपको करना था। अब देखो x से x कट गया या नहीं कट गया, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 दूनी 16। जब आप 2 गुना 2 गुना 4, भाई ये 4 और ये 2 इसकी तरफ चले जाएंगे ना, ब्रज गुना होगी जब ऐसे, ठीक है ना, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ से भी आपका 16 ही वर्ष आता है। मर्जी आपकी है, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर मैं आपको ट्रिक बता के चल रहा हूँ, तो अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो आप इस मेथड से करें, अगर आपको बेसिक से करना है आप इससे करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर जो है 60 है, तो पूंजी ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से दोबारा सवाल को पढ़ो, जितनी ध्यान से सवाल को पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। किसी पूंजी पर, हमें नहीं पता पूंजी क्या है, मान ली x जो है आपकी पूंजी थी, 4 वर्ष के लिए समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष। इस बार मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखता जा रहा हूँ, ध्यान रखना PRT वाले में, तो इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए कितने परसेंट की दर से, 4.5%, अर्थात 4 दूनी 8 और एक 9/2% की दर से, ठीक है ना, ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर, यानी कि x रुपये पर ही, उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए, अर्थात ठीक है 3% की दर से, 3% की दर से वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 60 रुपये है। बस कुछ भी नहीं करना, हो गया सवाल। इन दोनों का अंतर आपको 60 रुपये दिया हुआ है और कुछ नहीं था इस सवाल में, बस ये इक्वेशन बन गया। अब आप इस सवाल को आराम से ढेर कर दोगे। देखो 4 से जब आप इस 100 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा या नहीं कटेगा, और इस 4 से जब इस 100 को काटोगे ये भी 25 बार कटेगा, ठीक। तो 9x अपॉन 50 और यहाँ से 3x अपॉन 25 बराबर आपका 60 आ गया, ठीक। आ गया नहीं आ गया। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम तो 50 ही आएगा। 50 से 50 कितनी बार गया, एक बार, उस एक की गुना 9x में करोगे तो 9x आ गया। 25 से 50 कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 की गुना 3x में करोगे तो 6x आएगा, बराबर 60। यहाँ पे कर देता हूँ साइड में, ठीक। 9x में से 6x गए, कितना बचा, 3x, बराबर 60। अब ये 50 इसके साथ गुणा में चला जाएगा नहीं, बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, ध्यान रखना एक एक सवाल, तो आपको भी पूरा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखो x की वैल्यू जब मुझे निकालनी है तो 60 गुना 50/3, तो 3 से जब मैं इसे काटूंगा तो 20 बार जाएगा, x बराबर 1000। वो जो आपकी राशि थी वो 1000 रुपये थी, अर्थात 1000 रुपये आपने जो है किसी को ब्याज पर दिए थे 4 साल के लिए 4.5% की दर से, और फिर वही राशि अर्थात 1000 रुपये आपने दोबारा किसी को 3% की दर से दिए, और उन दोनों का अंतर जो है वो 60 रुपये आया, यानी कि पहले ब्याज और दूसरे ब्याज में अंतर 60 रुपये का आया। तो वो ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो है राशि कितनी दी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लो एक बार इसे भी। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ही आराम से ध्यान से पढ़ना। यदि एक धनराशि पर 6 सही 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूलधन का, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, साधारण ब्याज जो है वो अपने मूलधन का 3/8 भाग हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अर्थात आपसे दर ज्ञात करवा रहा है, ठीक। लेकिन आपको ना ही तो ब्याज पता, ना ही आपको मूलधन पता। हाँ इतना पता है कि साधारण ब्याज जो भी होगा वो मूलधन का 3/8 होगा। तो सबसे पहले मुझे मूलधन का पता करना पड़ेगा। मान लिया मैंने मूलधन जो है वो मेरा x है। अब जब मूलधन आपने x मान लिया तो साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 है, तो साधारण ब्याज का भी पता लग गया आपको। कितना है साधारण ब्याज आपका, यानी कि 3/8 गुना x, अर्थात 3x/8 में कह सकता हूँ। तो जब आपको साधारण ब्याज पता लग गया, मूलधन का भी पता लग गया, और समय आपको दिया हुआ है कितना, 6 चौक 24 और 1 25/4 वर्ष, ये दिया हुआ है ना आपको। यहाँ पे जब आप देखोगे तो समय भी आपके पास है, निकालना क्या है, दर निकालनी है आप। तो दर आप निकाल नहीं सकते, सीधा फॉर्मूले में मान रखना है, SI बराबर PR × T/100, इस फॉर्मूले में मान रखना है और कुछ नहीं करना। SI कितना है आपका, ये वाला, यानी कि 3x/8 जो है वो साधारण ब्याज हुआ। मूलधन कितना है, x जो अभी मानना था। दर कितनी है, दर हमें निकालनी है। T कितना है, अर्थात समय है आपका 25/4%। तो प्रतिशत का तो 100 आ गया और 4 यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही आ गया, ठीक। बस कुछ नहीं है, अब करो कैलकुलेशन। जिसकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा मस्त होगी उतना ज़्यादा सवाल को पस्त करके रख देगा, ध्यान रखना। चलो भाई 25 से जब 100 को काटोगे तो 4 बार कटेगा। 4 से मैं 60 को काट दूँ 2 बार, ठीक है। 2 से मैं वापस इस 4 को काट सकता हूँ 2 बार,
ठीक है ना। अब इस 2 के गुणा में इसके साथ करूंगा और यहाँ से x कट जाएगा, तो r बराबर जो मेरा बचेगा, क्योंकि ये 2 बचा है, ये 3 बचा है और तो कुछ नहीं बचा, 2 को जब मैं ब्रज गुना करूंगा तो r बराबर मेरा 6% आ जाएगा। कैसा लगा सवाल एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। छोटा सा सवाल है या नहीं है, बस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, जैसा जैसा वो बोल रहे हैं ऐसा ऐसा करते चलो, क्वेश्चन आपका आराम से हल होता जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये उस आधार पर होगा या उसी बालक से या उसी स्टूडेंट से हो पाएगा जिस स्टूडेंट ने अभी तक के क्वेश्चन ध्यान से समझे हैं, क्योंकि जितना भी बेसिक था मैं इसमें बताकर चला हूँ आप सभी लोगों को। तो आपने अगर ध्यान से समझा होगा तो इसमें वही बेसिक लगेगा और आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, यदि 750 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 साल में 1000 रुपये हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो मूलधन और मिश्र धन को पहचानना सीखो क्या होता है। अभी वैसे मैंने बता दिया, आपको बता देना चाहिए कौन सा मिश्र धन है कौन सा मूलधन है। जो जितनी राशि हम किसी को ब्याज पर देते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, वो जितनी राशि हम किसी को ब्याज पर देते हैं वो हमारी मूलधन होती है, और जितनी राशि हम उससे वापस लेते हैं एक समय के बाद वो हमारी मिश्र धन होती है। तो यहाँ पर देखो इसने क्या कहा, 750 रुपये साधारण ब्याज की दर से उसने दिए और 5 साल में वे 1000 हो जाते हैं, यानी कि 5 साल बाद 1000 रुपये हो गए उसके। लेकिन सोचने के बाद ये है कि 750 थे और 1000 हो गए, ऐसा उसमें 5 साल बाद क्या जुड़ा होगा, तो 5 साल का उसमें ब्याज जुड़ा होगा ना। तो आपको पता है जब मूलधन प्लस ब्याज जुड़ता है तो क्या बनता है, मिश्र धन, अर्थात ये आपका मिश्र धन हुआ और ये आपका मूलधन हुआ, और समय आपको पता लग गया 5 साल। ठीक, तो बस हो गया, अब तो सवाल कुछ भी नहीं है भाई। मूलधन है आपका 750 रुपये और मिश्र धन है आपका 1000 रुपये। और अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको क्या, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन अर्थात a माइनस पी, मिश्र धन माइनस मूलधन। जब आप मिश्र धन माइनस मूलधन करोगे तो 1000 में से जब आप 750 को घटाते हो तो आपके यहाँ पर 250 रुपये निकल कर आते हैं। तो 250 रुपये आपका क्या हुआ, 250 रुपये हुआ आपका साधारण ब्याज। तो जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है SI आपका कितना है, ये रहा 250 रुपये, तो 250 SI के नीचे लिख दो। P कितना है, P आपको 750 दिया हुआ ही है। R कितना है, R तो इसमें निकालना ही है, R तो इसमें दिया ही नहीं, यही तो निकालना है जी। तो T कितना है, T तो दिया होगा, T दिया है 5 साल, ये रहा, लिख दो यहाँ जुगा तू, 100 इसके नीचे जुगा तू लिख दो। ठीक, अब मैं अगर इस 0 से इसे काटना चाहूँ तो कट जाएगी, और 25 दिया 75 भी मेरा आराम से कट जाएगा, और 5 से मेरा ये 100 भी कट जाएगा 20 बार। ठीक है, अब ये 20 मेरा इधर जाएगा या नहीं जाएगा, देखो यहाँ से ध्यान से, R बराबर 20 और ये 3 मेरा इसके नीचे बटे में आ जाएगा, तो R बराबर 20/3% मेरी दर आ गई इसमें। लेकिन क्वेश्चन अभी भी पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन यहाँ तक का हुआ है, इससे आगे तो अभी हमने पढ़ाई नहीं। अब देखो, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर, किस दर पर, जो दर हमने निकाल ली है, अर्थात 20/3% की दर पर यह राशि 10 साल में कितनी हो जाएगी। यह राशि कौन सी राशि, अर्थात 750 रुपये 10 साल में कितने हो जाएंगे, वो ये पूछना चाह रहा है। बस हो गया सवाल, अब तो कुछ भी नहीं है। यानी कि आपको इस बार फिर समय दे दिया कितना, 10 साल का, और दर आपको पता ही है कितनी है, दर है आपकी 20/3%, और आपके पास मूलधन भी है कितना, 750। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मिश्र धन कितना हो जाएगा 10 साल बाद। देखो लैंग्वेज को पढ़ो, 10 साल में आप उससे कितने रुपए वापस लोगे नहीं लोगे, या ऐसे ही उस पर छोड़ दोगे, उस पर ना छोड़िए बिल्कुल भी। अब सबसे पहले आपको ब्याज निकालना पड़ेगा, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो साधारण ब्याज आपको कैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज आपके पास है ही नहीं, तो P आपका 750 हो जाता है, R आपका 20/3% हो जाता है, और T आपका 10 साल हो जाता है इस बार। ठीक है, बस करो सोल्व, जो भी आपका आएगा वो आपका साधारण ब्याज आएगा। काटना शुरू करो, जो चीज़ भी कट रही हो। 20 से जब आप इसे काटोगे तो 5 बार कटेगा, और 5 से जब आप 75 को काटोगे तो 15 बार कटेगा, और एक जीरो की एक जीरो जो कि तू लिखी जाएगी। ठीक, 3 से जब आप 15 को काटोगे तो 5 बार, और ये जीरो की जीरो जो कि तू। तो SI जो आपका आया वो आया 500 रुपये, अर्थात 50 × 10 यानी कि 500 रुपये। तो साधारण ब्याज आपका 500 रुपये आया, मूलधन था आपका 750 रुपये, और 10 साल के अंदर आपके पास 500 रुपये का ब्याज आया। तो आपके पास जो मिश्र धन इकट्ठा हुआ वो कितना इकट्ठा हुआ, 750 आपने मूल लिया होगा, प्लस 500 रुपये उससे और लिए ब्याज के, तो आपने उससे कुल मिलाकर कितने रुपए ले लिए, 1250 रुपये। अर्थात यही आपका आंसर है, यही आपके 750 रुपये 10 साल में 1250 रुपये बन जाएंगे। बस इतना सा क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने,
इस तरह का क्वेश्चन एसएससी 2017 दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछ चुकी है, 2019 दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछ चुकी है, और इस बार फिर पूछेगी। लिख के ले लो, इस क्वेश्चन को आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसको तो ढंग से कर ही लेना। ठीक है, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं हर बालक करके आया है, और अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ कर जाते हो तो उन सबसे पीछे हो जाओगे। ध्यान रखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होता एक बार में दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा, जब तक खोपड़ी में नहीं घुसेगा जब तक बताऊंगा। ठीक है, बस दम आपके अंदर होना चाहिए, आप कितना सीख पाते हो। चलो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वही हर क्वेश्चन में कहता हूँ मैं ये चीज़, तो आपको पढ़नी चाहिए। एक निश्चित राशि है, साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये हो जाती है और 5 साल में 1350 रुपये हो जाती है। ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करो। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले देखो, 2 साल में वो राशि कितनी हुई? 1260 रुपये हुई, अर्थात कोई राशि आपने किसी को दी होगी उधार, ठीक है, और 2 साल बाद उससे वापस ली तो उसने आपको 1260 रुपये लौटाई। तो लौटाई अर्थात ये राशि आपकी मिश्रधन हुई या नहीं हुई? आप कहोगे सर बिल्कुल हुई, जैसा अभी आपको बताकर चलाऊं। यहाँ पे आ जाओ, कोई राशि थी, आपने 5 साल के लिए किसी को उधार दी और 5 साल बाद उसने आपको 1350 रुपये वापस दिए, तो ये भी मिश्रधन हुई। अर्थात इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको एक ट्रिक या इस क्वेश्चन को पहचानने की ट्रिक बताऊं, तो जहां पर आपको 2 बार तो समय दे दे और दोनों बार मिश्रधन दे दे, बस इस क्वेश्चन की ये पहचान है, 2 बार समय होगा और 2 बार मिश्रधन होगा। इस सवाल को करना कैसे है, और चौकन्ना रहना, इस तरह का सवाल एक चक्रवर्ती ब्याज में भी बनेगा, एक इसमें साधारण ब्याज में भी बनता है, तो पहचानना सीखना है बस आपको। ठीक है, चलो करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको वो संख्या उठानी है जो सबसे बड़ा साल हो, अर्थात 5 साल में 1350 हो जाती है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 साल का जो मिश्रधन है वो कितना हो जाता है? 5 साल का मिश्रधन आपका 1350 रुपये हो जाता है। ठीक, समझ में आया? अब उसके बाद ये वाला लिखो, 2 साल का जो मिश्रधन है, 2 साल का मिश्रधन आपका 1260 रुपये हो जाता है। हो जाता है या नहीं हो जाता? तो अगर 5 साल में से 2 साल में ये घटाता हूँ तो 3 साल का ब्याज बचेगा या नहीं बचेगा? 3 साल का ब्याज आपका कितना बचा? 1350 में से 1260 घटाओ, 90 बचेगा। अब आप कहोगे ये ब्याज कहाँ से आया? मैं बताता हूँ ब्याज कहाँ से आया। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मुझे एक बात बताओ, मिश्रधन इसमें बड़ा कौन सा है? यही तो मिश्रधन बड़ा है और ये वाला मिश्रधन छोटा है। लेकिन अगर आप देखोगे 5 साल का मिश्रधन था ना 1350 और 2 साल का मिश्रधन था 1260, लेकिन जब 5 साल से 2 साल पे आए तो ये जो मिश्रधन है ये एज ए मूलधन काउंट किया जाएगा। भाई समझने की कोशिश करो या फिर रट लो इसे, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना समय नहीं है कि अब अगर आप इसे जबरदस्ती इसमें माथा मारने बैठो। अगर एक बार में समझ में आ रहा है ठीक है, वरना इस चीज़ को रट लो, क्योंकि दोनों चीज़ जो है वो मिश्रधन है, लास्ट में बचेगा ब्याज। इतनी बात मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। हाँ, समझना चाहो तो समझ भी सकते हो कि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन ही होता है। तो 5 साल का तो मिश्रधन होगा हमेशा, जो बड़ा साल होगा उसका तो मिश्रधन होगा, लेकिन जो छोटा साल होगा वो मूलधन काउंट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तभी आपका मिश्रधन में से मूलधन जाके ब्याज बचता है। लिखते हैं मिश्रधन ही है। अब यहाँ पर ये 3 साल का ब्याज हो गया 90 रुपये, तो आपको 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल का ब्याज हो जाएगा 90 गुना ये वाला 2 इसके साथ चला जाता है और 3 इसके पटे में आ जाता है। तो 3 से ये जब 3 बार कटेगा तो 3 3 9 अर्थात 30 दूनी 60 रुपये आपका 2 साल का ब्याज हुआ। अब मैंने 2 साल का ब्याज क्यों निकाला? यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि 2 साल का ही आपके पास मिश्रधन है। आप चाहो तो 5 साल का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों साल में से कोई से भी 1 साल का निकाल लो, मर्जी आपकी है। मैं 2 साल का निकाल के चल रहा हूँ। तो 2 साल का जो ब्याज आया आपका वो आया 60 रुपये, ठीक। 2 साल का मूलधन कितना है? अब 2 साल का मूलधन भी तो पता करना पड़ेगा, जब भी तो आप फॉर्मूले में मान रख पाओगे। तो मैं जानता हूँ मूलधन जो होता है वो होता है मेरा मिश्रधन माइनस ब्याज। भाई इसी फॉर्मूले से तो निकला है, मूलधन बराबर, मूलधन को मैं इधर ले आया तो माइनस में था तो प्लस में हो गया, और ब्याज को मैं उधर ले गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। तो मूलधन बराबर, देखो मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, ठीक है। तो मूलधन को मैं पी लिख दूँ, मिश्रधन मेरा कितना है? भाई 2 साल का मिश्रधन अभी तो बताया था 1260 रुपये है या नहीं है? 1260। ब्याज कितना आया 2 साल का? 60 रुपये। तो जो मेरा 2 साल का मूलधन आया वो आया मेरा 1200 रुपये, ठीक। यहाँ से इतनी चीज़ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बताओ? 1200 रुपये जब आपका 2 साल का मूलधन आ गया, आपसे उसने पूछा क्या है? ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करो। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो उसी फॉर्मूले से बना है, जो फॉर्मूला मैंने आपको PRT/100 बताया था। जब भी आपसे डायरेक्ट दर पूछता है तो दर बराबर होती है ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा समय।
तो दर कितनी है उसी फॉर्मूले से बनाए हैं, ध्यान रखना, चाहे आप इस फॉर्मूले को लिख लो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो ये ब्याज था, ब्याज गुना 100, और ये जब इसके नीचे जाएगा मूलधन गुना समय, दर आपको निकालनी है, ठीक है, उसी फॉर्मूले से बनाया, आराम से देख लो। ब्याज आपका कितना आया, ब्याज आया था आपका 60 रुपये, ठीक है, गुना 100, मूलधन कितना है, मूलधन आया आपका 1200 रुपये, और समय कितना है, समय है आपका कितना, 2 साल का ही तो समय है भाई। हमेशा 2 साल की ही चीज़ लेके चलना, ये नहीं कि 5 साल का कुछ रख दो इसमें, तो गलत हो जाएगा अगर ऐसे करोगे, ठीक है। अब देखो 60 से मैं इसे काट दूँ तो 60 दूनी 120, 20 बार कट गया, और 20 से जब मैं इसे काटूंगा तो 5 बार कटेगा, अर्थात दर मेरी कितनी आई, या आर में इसको कह दूँ तो आर आई मेरी 5/2%, अर्थात 2.5% का 2.5% की दर से जो है वो धन उसने दिया होगा किसी को, तब जाकर आपका आंसर आया है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आराम से ध्यान से पढ़ना, हो जाएगा क्वेश्चन। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 400 रुपये है। आपको नहीं पता वो राशि क्या है, अगर आपको राशि नहीं पता तो राशि को मान लो। माना राशि जो थी या मूलधन जो था आपका वो हो गया x रुपये, ठीक। x रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो उसने पहले ही आपको साधारण ब्याज दे दिया है, तो साधारण ब्याज दे दिया तो लिख लो 400 रुपये। कितने साल का है, 2 साल का है, समय भी आपको दे दिया, तो 3 चीज़ें तो आपको यहीं से मिलेगी, एक मान्य है और 2 आपको इसमें दी गई है। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। यदि दर जो है वो 4% अधिक होती, दर जो है वो 4% अधिक होती तो साधारण ब्याज 400 रुपये और अधिक होता, तो वह मूलधन कितना है या मूल राशि कितनी है। समझ नहीं आया होगा यहाँ के बाद, ठीक है, मैं समझ गया क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब देखो आपके पास जो भी चीज़ है सबसे पहले उन्हीं को रखना शुरू कर दो फॉर्मूले में, क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ से पढ़ो दोबारा से एक बार। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये है, यदि दर जो है 4% अधिक होती, यानी कि वो कह रहा है दर जो है आपकी आज जितनी दर है ना उससे अगर 4% अधिक होती, तो हमें तो बाद की बात करनी नहीं, हमें तो आज की बात करनी है। आज हमारी दर कितनी है हमें ये बताओ। तो दर जो है वो भी इसमें माननी पड़ेगी, दर मान लिया मैंने R% है आज आपकी, आगे 4% अधिक होगी वो बाद में देख लेंगे, फिलहाल आपकी दर जो है वो R% है, ठीक। आपके पास मूलधन भी आ गया, ब्याज भी आ गया, समय भी आ गया और दर भी आ गया, तो किस चीज़ की देरी है भाई, फॉर्मूले में मान रखना शुरू करो। आप कहोगे सर अभी तो पूरी वैल्यू है ही नहीं, भाई आएगी यार, पहले मान रखना तो शुरू करो मेरे भाई। ऐसा ही आपका कितना दिया हुआ है, अर्थात ब्याज दिया हुआ है आपका 400 रुपये, ठीक। मूलधन आपका कितना है, x जो आपने अभी मानना, r आपका कितना है, दर यानी कि दर तो आपने r ही माननी है, t आपका कितना है, t दिया हुआ है आपका 2 वर्ष और बटे 100, ठीक है, इतनी बात। अब देखो अगर मैं 100 को इसके साथ भगा दूं तो 400 गुना 100 अर्थात 40,000 हो जाएगा आपका, और इन दोनों की गुना हो गए XR हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे ऐसा कैसे ही। अब जब मैं इस 2 से किसी को भी काट दूं जिसे आपकी मर्जी हो, मैंने इसे काट दिया 200 बार, तो XR की वैल्यू जो है, XR की वैल्यू जो है वो मेरी कितनी आ गई, 20,000 आ गई। आप कहोगे सर बिल्कुल 20,000 आ गई, ठीक है। इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दो, XR की वैल्यू 20,000 निकाल गई। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ तक का क्वेश्चन आपने इतने एरिया में सोल्व कर लिया है। यहाँ से पढ़ो, यदि दर जो है 4% अधिक होती, सबसे पहले आपने दर कितनी माननी थी, R%। अब दर जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 4% अधिक, अर्थात R + 4% आपकी दर हो जाएगी इस बार। बाकी सभी चीज़ें पहले वाली रहेंगी, दर समय भी आपका 2 वर्ष ही रहेगा, और जो आपने मूलधन मानना था वो भी आपका 2 वर्ष ही रहेगा, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना, फिर फॉर्मूले में मान रखना शुरू कर दो और कुछ नहीं करना। बस इस बार जो है उसने क्या कहा, यदि दर 4% अधिक होती तो साधारण ब्याज 400 रुपये अधिक होता, अर्थात पहले साधारण ब्याज कितना था, 400 रुपये था, तो इस बार साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपये अधिक हो जाएगा, यानी कि 800 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा इस बार। तो बस फॉर्मूले में मान रखो, इसी फॉर्मूले में मान रखना है, SI बराबर 800 है, P इस बार भी X है, R कितना है, R आपका इस बार R + 4% है, ठीक है। T कितना है, 2 वर्ष है, और बस फॉर्मूले में मान रखो, होगा काम। अब तो कुछ करना ही नहीं इसमें। इसको 100 को मैं इधर पहुँचा देता हूँ, गुना 100 बराबर इस 2 को मैं इसके बटे में पहुँचा देता हूँ पहले ही, और इनकी गुना कर देता हूँ, XR = 4X, ठीक है। अब 2 से जब मैं इसे काटूंगा तो ये 400 बार कटेगा या नहीं कटेगा, तो ये 40,000 हो गया आपका, 40,000 बराबर XR = 4X। अब देखो यहाँ पर XR की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली थी, इसीलिए मैं XR को यहीं छोड़ के चला था, ठीक है। अब इस XR का मान आप यहाँ रख सकते हो आराम से, ठीक। इधर कर देता हूँ साइड में, 40,000 बराबर XR की वैल्यू कितनी है, 20,000,
प्लस 4x। अब 20,000 को जब मैं इसमें से इधर ला के घटा दूंगा तो आपके 40 में से 20 गए तो 20,000 ही तो बचेंगे, और ये 4x यहाँ पर जुगा तो x की वैल्यू कितनी आई 5,000। तो यही आपसे पूछ रहा था वो राशि कितनी है जो आपने 4% फालतू दर पर दी है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान था यदि बेसिक तरीका आपके क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई 9th क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि किस्तों वाले प्रश्न आपने अपने एग्जाम में देखे होंगे जरूर। इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। किस्तों वाले प्रश्न में आपको कैसे हल करना है वो इस क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप कोई भी किस्त का प्रश्न उठा लेना जो साधारण ब्याज से किस्त का प्रश्न बनता हो, आज के बाद आपसे रुकेगा नहीं। ठीक, चलो देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। 1720 रुपये 4 साल के बाद देने हैं, अर्थात 1720 रुपये वो 4 साल के लिए किसी को ऋण पर दे रहा है, अर्थात ब्याज पर दे रहा है। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% है। अब मुझे सीधी सीधी एक बात बताओ, सबसे पहली किस्त जो जाएगी उसकी वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कितनी होगी। तो मान लो सबसे पहली किस्त जो है पहले साल में, माना पहली किस्त जब आपने 100 रुपये दे दी तो दूसरी किस्त आपकी क्या होगी, दूसरी किस्त जब आप अपने दोगे तो दूसरी किस्त आपकी 100 तो जाएगी ही जाएगी, प्लस 100 के साथ आपको ब्याज भी तो देना पड़ेगा भाई। 100 तो उसका मूल्य है और 100 के साथ आपको उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। कितने के लिए कह रहा है, ब्याज की दर थी 5%, ब्याज की दर थी 5%, और कितने साल के लिए देना है, 4 साल के देना था। 4 साल में से 1 साल का ब्याज तो आप 1 साल का किस्त तो आप पहले ही दे चुके हो, तो बची कितनी, 3 साल की तो किस्त दोगे इस बार, और अपॉन 100। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड भी है, वो भी आपको बताऊंगा। 100 से 100 घटिया 5 या 15, अर्थात आपने 115 रुपये की किस्त दूसरी किस्त दी। ठीक, अगर मैं तीसरी किस्त की बात करता हूँ तो तीसरी किस्त मेरी कितनी बैठेगी भाई, ये 100 तो मैं फिर भी दूंगा, 100 तो मुझे देने ही है, चारों साल 100 तो मुझे देने ही देने हैं। ठीक, अब देखो 100 पे मैं इस बार कितना ब्याज दूंगा भाई, 5% की दर तो इस बार भी लगेगी, लेकिन इस बार साल कितने बचे हैं भाई, पहला साल मैंने 100 रुपये की किस्त दी, दूसरे साल मैंने यहाँ पे 115 रुपये की किस्त दी, तो फिलहाल साल कितने बचे मेरे पास, 2 ही तो साल बचे, तो 2 साल का ब्याज मैं इस पर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा 110 रुपये की किस्त मेरी तीसरे साल की जाएगी। ठीक, अब मैं लास्ट और अंतिम किस्त दूंगा इसे, और इसके बाद मेरा जो हिसाब है वो क्लियर हो जाएगा। तो 100 रुपये फिर दूंगा एक बार, प्लस 100 पे इस बार 5% की दर से। अब देखो 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल की किस्त देनी थी, 4 साल की, तो बचा कितना 1, तो 1 साल बाद 1 साल की किस्त जो हो जाएगी मेरी वो चौथे साल की, वो मेरी 105 रुपये हो जाएगी। अब जरा ध्यान से इन किस्त को जोड़ दो एक बार, कितनी किस्त आपकी बैठी है, तो ये टोटल किस्त जो आपकी मिलाकर बैठेंगी ये बैठेंगी 430 रुपये, अर्थात 430 रुपये की किस्त आपकी बैठ चुकी है। अब जब 430 रुपये की किस्त है तो 430 रुपये मैं कह सकता हूँ भाई आपके 1720 के बराबर होंगे, क्योंकि 1720 रुपये तो है अब जो आपको 4 साल बाद देने हैं। ठीक है, और मैंने पहली किस्त कितने की मानी थी, 100 रुपये की, तो मैं पूछना चाहता हूँ जो 100 रुपये कितने के बराबर होंगे, ये पूछना चाह रहा है। 1720 गुना 100 अपॉन 430। जब आप इसकी 0 से ये 0 उड़ा दोगे और 43 से इसे उड़ा दोगे 4, यानी कि 40 बार, तो 400 रुपये की आपकी पहली किस्त बैठेगी। ध्यान रखना 400 रुपये की ही प्रत्येक किस्त होगी, जिसके हिसाब से आप 5% की दर से उसे 4 साल के लिए अपना धन जो है उधार दोगे। ठीक, उम्मीद करूंगा समझ आया होगा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, यहीं पे आ जाएगी आराम से, इतने से मैं बता देता हूँ भाई। आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा 100 रुपये तो आप 4 साल तक उसे दे ही रहे हो, अर्थात 100 गुना 4, तो 400 रुपये तो ये हो गए। ठीक, प्लस आपने उसे कितनी बार ब्याज दिया, आपने उसे दिया 3 बार ब्याज। देखो एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, क्योंकि चौथी बार तो आपने 100 ही रुपये दे दिए, उस पर तो ब्याज लगा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखना चाहो तो आपको ऐसे करना है 100 प्लस 100 गुना 5% की दर से ब्याज दिया, और 100, और यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि 3 साल भी दिया, 2 साल, तीसरे साल भी दिया, दूसरे साल भी दिया, और पहले साल भी दिया, चौथे साल ही तो नहीं दिया। ठीक है, बस यही करना है और कुछ नहीं। 100 से 100 कट गया, और इन तीनों को जोड़ो, 5, 3 और 2 5, और 1 6 पंजे 30, तो 400 जमा 30 अर्थात 430। ये जो 430 आया आपका, ये आपका किसके बराबर बैठेगा, 430 आपका 1720 के बराबर होगा। तो 100 रुपये आपके कितने के बराबर होंगे, वही 400 रुपये के बराबर होंगे या नहीं होंगे, यही आपका आंसर था। ठीक है, चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों से सही है। इस सवाल को ध्यान से समझने के बाद आपका कोई भी किस्त का सवाल नहीं रुकने वाला, चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी किस्त निकाल लेना, इससे निकल जाएगा आराम से।
ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई, एक किस्त का सवाल और आ जाता है जो एक अलग टाइप होता है किस्त का, वो भी आप देख लो। उस पिछले सवाल में तो आपसे पूछ लिया था कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। इस बार आपको किस्त भी दे देगा, किस्त बता देगा कि कौन सी किस्त किसका आधा है, किसका एक तिहाई है, किसका एक चौथाई है, और आपको इस बार मूलधन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या इसमें चीज़ दी हुई है, क्या क्या किस तरह सवाल होगा। 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है। इस बार ध्यान रखना 3 किस्तें हैं, तथा पहली किस्त जो है वो दूसरी किस्त का आधा है। तो पहली किस्त आपको माननी पड़ेगी यहाँ पे, पहली किस्त मानो, दूसरी किस्त मानो और तीसरी किस्त मानो। बस ये मानने का ही लपड़ा है इसमें, और कुछ नहीं है। अगर आप पे ये मानना आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है। अगर मैं दूसरी किस्त को 200 रुपये मान लेता हूँ तो पहली किस्त मेरी कितनी हो जाएगी? 100 रुपये की हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ठीक है, फिर वो कह रहा है, ध्यान से देखो, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है तथा तीसरी किस्त का एक तिहाई है। एक तिहाई कौन सी है? जो पहली किस्त है वो तीसरी किस्त का एक तिहाई है, अर्थात तीसरी किस्त जो होगी वो मेरी 300 रुपये होगी। जब भी तो पहली किस्त तीसरी का एक तिहाई होगी, आप देख लो ध्यान से। तो टोटल जो आपकी किस्त बनेगी वो कितनी बनेगी? 100 और 200 300 और 300 600 रुपये की आपकी किस्त बनेगी। ठीक, अब ये तो थी 600 रुपये की कुल किस्त, लेकिन इन किस्तों पर 3 साल का ब्याज भी तो लगेगा। वो ब्याज कौन देगा? फूफा हमारा। यहाँ देखो ध्यान से, ब्याज भी देना पड़ेगा। पहले साल जो आपने किस्त दी वो कितनी दी? 100 रुपये दी या नहीं दी? अब इस 100 रुपये पर ब्याज भी तो दिया होगा कुछ। 100 रुपये पर 2 साल का आपने 10% की दर से ब्याज दिया। 10% उसने दर कही हुई है ना, ये देखो, यदि ब्याज की दर 10% हो, और 2 क्यों लिया मैंने? क्योंकि 3 साल बाद देने हैं उसे। तो पहले साल तो उसने पूरे 100 ही रुपये दिए होंगे, तो बचे कितने? 2 साल। तो 2 साल बाद इसने इतने रुपये दिए। तो देखो 100 से 100 कट गया, अर्थात पहले साल उसने 20 रुपये दिए ब्याज के रूप में। दूसरे साल उसने कितने रुपए दिए? दूसरे साल आप देखोगे, दूसरे साल की जो किस्त थी वो 200 रुपये थी। तो 200 रुपये की किस्त पर उसने 10% की दर से, अब मुझे बताओ समय कितना लिखोगे? जब यहाँ 2 लिखा था तो यहाँ 1 लिखोगे, क्योंकि 1 साल तो जा चुका है और 1 साल आपने ब्याज दिया ही, तो 1 साल ही तो बचा। तो इससे 100 से 00 काट दो। इस बार भी आपने जो है ब्याज 20 ही रुपये दिया। अब मैं बात करता हूँ तीसरे साल की। तो तीसरे साल का तो आप सभी को पता है, तीसरे साल में आपने ब्याज दिया ही नहीं भाई। जब आपका हिसाब क्लियर हो गया तो आप ब्याज क्यों दोगे उसे? तो आप तो टोटल किस्त दोगे ना तीसरे साल की, जितनी भी किस्त बैठती है। तीसरे साल 300 रुपये की किस्त थी और ब्याज उस पर कुछ दिया ही नहीं, तो ये सारा का सारा जीरो ही हो जाता है। अर्थात तीसरे साल में आपने कुछ नहीं दिया उसे, क्योंकि आपने यहाँ पर जब आप 20 और 20 का टोटल लगाओगे तो 40 रुपये हो जाएंगे, और पहले ही आप उसे 600 रुपये दे चुके हो। तो हर बार थोड़ी ना 300 हर किस्त में दोगे भाई। पहली किस्त आपने 100 की दी, दूसरी 200 की दी, तीसरी 300 की दी, तो टोटल किस्त तो आप 600 रुपये दे चुके हो, प्लस पहली किस्त पे ब्याज लगेगा, दूसरी किस्त पे ब्याज लगेगा, या फिर आप ऐसा कर लो, दूसरे पे लगा लो और तीसरे पे लगा लो। पहली तो आपको जो किस्त देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी भाई? पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा वही चक्रवर्ती ब्याज होगा। आप समझने की कोशिश करो। तो टोटल कुल मिलाकर आपका 600 और ये 40, तो ये दोनों जब आप जोड़ोगे तो आपके 640 रुपये बैठते हैं। ये 640 रुपये आपके 12,800 के बराबर हो जाएंगे। ये जो 12,800 उसने दिया हुआ है, बस अब कुछ नहीं करना। 100 रुपये आपके कितने के बराबर होंगे, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। 12,800 गुना 100 बटे ये 640, इसके बटे में आ जाएगा। 1 0 से 1 0 गई, 8 8 64 काट लो, 8 एकम 8 4 इंगे 8 6 48 0। 8 से जब इसे काटोगे तो 20 बार हो गया। तो कुल मिलाकर आपका 2,000 रुपये की पहली किस्त आई। ठीक है, जब 2,000 रुपये की पहली किस्त आई तो दूसरी किस्त एक्चुअल कितने रुपए की होगी? तो 200 का मान कितना होगा? जब 100 का 2,000 आया है तो 200 का मान आपका कितना होगा? ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है। 200 का मान होगा आपसे कितना? बटे 100, अर्थात 2 0 से 2 0 काट दो, कितनी बची? 4,000। अर्थात दूसरी जो किस्त है आपकी वो आपकी 4,000 रुपये की होगी। तीसरी किस्त आपकी कितने रुपए की होगी? अर्थात 300 का मान भी निकाल लो। जब 200 का मान 4,000 आया तो 300 का कितना होगा? 300 का भी ऐसे ही निकलेगा, और कैसे निकलेगा? बटे 200। 2 0 से 2 0 काटोगे, 2 से 20 बार कटेगा, अर्थात तीसरी किस्त जो होगी आपकी 6,000 रुपये की होगी। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो ही समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, ये सारा आपका जो है 10 क्वेश्चन आज के टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। साधारण ब्याज में से बनने को तो चाहे कितने ही सवाल बना लो। यही 10 टाइप आपके जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे आपके ड्राइवर की एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये 10 के 10 टाइप मैं आपके सामने ले आया हूँ। धीरे धीरे और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन जो है आपके नए क्वेश्चन निकल के आते रहेंगे, वो क्वेश्चन आपके सामने पेश करता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन चलेंगे आपके,
वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर से होगा। तो थोड़ा बहुत चक्रवृद्धि ब्याज को यदि पढ़कर आ सकते हो तो पढ़कर आना, वरना मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता है ना भाई, आज शाम 5 बजे आपकी जो है दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए स्पेशल ड्राइविंग का प्रैक्टिस सेट फॉर्च्यूनर सीरीज, अर्थात फॉर्च्यूनर सीरीज के तहत आपका जो है ड्राइविंग प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। 5 बजे आपको उसकी वीडियो मिल जाया करेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर भाई। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।